आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक बात आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं और वो विषय है गणपति बप्पा। गणपति बप्पा चंद्रगुप्त मौर्य। ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत लोग इस विषय से अपरिचित हैं, इसलिए आज मैं इस विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे देश में जो बच्चे IAS PCS की तैयारी करते हैं उनको पढ़ाया जाता है गणराज्य, भारत के गणराज्य, और उसमें बुद्धकालीन गण की चर्चा आती है। कृष्णकालीन गण की चर्चा थोड़ा और कम आती है, उसके बारे में और कम लोग जानते हैं। तो हमारा देश, यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह गण व्यवस्था थी, गण राज्य की व्यवस्था थी। गण सभा के आयोजन होते थे, संस्थागार होते थे और गणपति होते थे। तो इस तरह के अनेक गण बहुत चर्चा में हैं। खासतौर से वैशाली के गणराज्य की चर्चा पूरे इतिहास में बहुत ही जोरदार होती है। बहुत विशाल गण था, उनके राजा का भी नाम विशाल था। वैशाली के राजा विशाल की चर्चा आती है, जिसमें 6-7 हजार गण के प्रतिनिधि बैठ करके विभिन्न विषयों पर निर्णय लेते थे और समूहों के द्वारा कैसे शासन का संचालन होता था, वह पूरा इतिहास हमारा भरा पड़ा है। और गणतंत्र और लोकतंत्र में जो अंतर होता है, भारत में जो तंत्र लागू किया गया वह गणतंत्र है, वह वहीं से लिया गया। तो इस चीज को हम आज भूल चुके हैं, कम जानते हैं। पढ़े लिखे जो मेधावी विद्यार्थी हैं हमारे, उनको तो जानकारी है, लेकिन जन सामान्य इसको नहीं जानता है। तो उस समय जो इस तरह के छोटे छोटे गण होते थे, बुद्ध काल में मुख्य रूप से 10 गण की बात आती है, 12 महाजनपद की बात आती है, जनपद की बात आती है। तो गण, जनपद, महाजनपद, इस तरह से पूरी शासन व्यवस्था संचालित होती थी। और इस क्रम में यह जानना जरूरी है कि जो उस समय के 10 गण प्रसिद्ध थे, उसमें कपिलवस्तु का एक महत्वपूर्ण नाम आता है, कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु में कौन लोग थे? वहां शाक्य लोग थे। और यह इसका स्थान भौगोलिक रूप से आज अगर देखा जाए तो बस्ती जिले का पिपराहवा वही कपिलवस्तु है। वह उस समय वहां की राजधानी होती थी। और दूसरा सुनसुमार, सुनसुमार में भर्ग लोग रहते थे और यह मिर्जापुर के चुनार का क्षेत्र है। तीसरा है अलकप्प, यहाँ वुली नाम के वुली वंशी लोग रहते थे। यह शाहाबाद, आरा और जो बिहार का मुजफ्फरनगर है, इस एरिया में वही एरिया थी। अलकप्प क्षेत्र उसको कहा जाता था और वुली लोग उस गण का संचालन करते थे। अगला जो था केसपुत्र, यहाँ कालाम लोग रहते थे। और ये कालाम लोग जो रहते थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध उस समय की राजधानी के रूप में श्रावस्ती विख्यात रही है। ये गण वहां था केसपुत्र का। और रामगाम नाम से जो गण था, ये गोरखपुर के रामगढ़ ताल का क्षेत्र था। और यहाँ कोलीय वंश के लोग उसका संचालन करते थे। कुशीनारा अगला गण था, जहाँ मल्ल लोग उसका संचालन करते थे और आज का कसया कुशीनगर नाम जिसको दिया गया है। पावा जो गण था, इसमें भी मल्ल लोग उसका देखरेख करते थे। यह पडरौना गोरखपुर क्षेत्र में स्थित है आज के समय में। अगला जो गण था पिप्पली वन, यहाँ मौर्य लोग रहते थे, उसके शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। वह गोरखपुर के कुसुमही के नाम से जो आज स्थान जाना जाता था वो है। और अगला गण था वैशाली, जो बहुत ही विस्तृत था और वहाँ लिच्छवी लोग थे, उन्हीं को वज्जीय भी कहा जाता है। लिच्छवी और वज्जीय कभी कभी लोग अलग समझते हैं, तो दोनों का एक ही मतलब है कि वैशाली में लिच्छवी या वज्जीय दोनों नाम कहे जाते हैं। इन लोगों के द्वारा शासन संचालित होता था। उसको पहले वसाढ़ नाम कहा जाता था, आज के समय में वैशाली नाम से बिहार का वो एक जनपद है। और इसी तरह से मिथिला एक गण था, और मिथिला गण में विदेह उस समुदाय का, उस वंश को विदेह वंश कहा जाता था, जो वहां के शासन का संचालन करते थे। वो आज भागलपुर और दरभंगा जिला, ये जिले उसके अंतर्गत आते हैं। विदेह के बारे में, ये जो
वंश होते थे उसमें जो लोग भी होते थे उनको विदेह ही कहा जाता था। जैसे जो विदेह की बात है उनको जनक भी एक उपाधि दी गई है। तो जनक के कई नाम आते हैं। जो आखिरी जनक चर्चा में है वो सीरध्वज कहा जाता है कथा में। तो इस तरह से इन सारे गणों को मिला करके जो मगध था, मगध एक इन सारे गणों के ऊपर उसका अधिकार था और उसका अधिकार होने के नाते उनको इनके जो होते थे संचालक, इनको हम गणपति कहते थे और वो महागणपति होते थे। तो इसलिए गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा चंद्रगुप्त मौर्य, गणपति बप्पा अशोक मौर्य, यह एक जो भी लोग इस बारे में अध्ययनशील हैं, चिंतनशील हैं, जानते हैं, इतिहास से जुड़े हैं, वो इस बात को ठीक ढंग से पहचानते हैं। पूरे देश में उनकी एक धाक रही, एक गण व्यवस्था रही और इसके नाते उनको सम्मान से बप्पा पिता का, जनक का एक स्थान दिया गया और उनके द्वारा इतनी अच्छे ढंग से शासन की व्यवस्था दी गई जो पूरी दुनिया में आज मशहूर है। सम्राट अशोक को जो स्थान हासिल है, महान अशोक, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती अशोक, इस तरह से कई नाम मिले हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उसी तरह से एक अपने पूरे शासन को इस ढंग से प्रस्तुत किया कि वो एक उदाहरण, एक सम्मान के पात्र पूरे इतिहास में बन चुके हैं। तो हमें ये बातें जाननी पड़ेगी और कई बार उन चीज़ों के समानांतर कुछ दूसरी बातें खड़ी हो जाती हैं और उनका जब हम तह में जाते हैं, खोजने लगते हैं तो सिर पैर कोई ठीक से नहीं मिलता है। इसलिए अपने इतिहास से जब भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में गण व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा तो जो मैंने बताया यही सारे आपके कोचिंग करने वाले सारे श्रेष्ठ ग्रंथ, किताबें, पुस्तकें, सब में यही चीज मिलेगी और इससे हम इसको छोड़ करके हम हवा में न उड़ जाएं। इसलिए हमको अपने धरातल को, अपने इतिहास को जब हम जानेंगे तो हम अपने वर्तमान और भविष्य का भी सही निर्माण कर पाएंगे। अन्यथा हम हवाई काल्पनिक चीजों में जब जाएंगे तो फिर हमें कोई जवाब नहीं आएगा और दुनिया के सामने हम हंसी के पात्र बन सकते हैं। इसी संदर्भ में जानना जरूरी है कि इसके पहले हमारे देश की जो व्यवस्था रही है वह गण व्यवस्था रही है, वर्ण व्यवस्था नहीं रही है। और गण व्यवस्था में कोई जाति नहीं होती है, वो कार्य होते थे और कार्य सबसे मुख्य हमारी संस्कृति, पूरी संस्कृति की पहचान कृषि के द्वारा है, खेती के द्वारा है। हमारी खेती की संस्कृति रही है और खेती करने के नाते उनको समय समय पर उनकी भाषाएं बदलती रही, विकसित होती रही और अनेक नाम दिए जाते रहे। पाली भाषा में खत्तीय शब्द जो है वह खेती करने वालों से संबंधित है और यहाँ के सभी लोग खत्तीय थे, खेती करते थे, यानी कृषक थे। और कृषक थे, बाद में संस्कृत में खत्तीय शब्द को क्षत्रिय शब्द किया गया, उसका भी अर्थ खेती करने से ही है। तो हमारी पूरी संस्कृति ही खेती की संस्कृति है और खेती की संस्कृति अपने आप में बहुत संतुलित, बहुत श्रेष्ठ और सहमति की, एक साथ मिलकर काम करने की संस्कृति है। कृष्ण की जो बात आती है, कृष्ण शब्द का अर्थ ही कृषि से ही है, कर्षण से है। कर्षण का मतलब जुताई, खेती, फिर पशुपालन और सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। कृष्ण जो हमारे पात्र हैं, जो महानायक हैं, वो अंधक और वृष्णि गण से आते थे। अंधक और वृष्णि गण उनका था। यह गण, इसका इतिहास में जब हम जाएंगे तो पुराणों में भी अगर हम अध्ययन करेंगे तो बातों को थोड़ा हेर फेर के साथ जब हम गहन अध्ययन करेंगे तो बातें निकल करके आई हैं। वेदों में भी कृष्ण को कृष्णासुर नाम से देखा गया है, वहां पर वो उपस्थित हैं, वो इंद्र से युद्ध करते हैं। इंद्र के बारे में जो तमाम रिसर्च और चीजें निकल करके आई है कि वो ईरान, तमाम ऐसे इतिहासकारों का मानना है कि वह ईरान से आए और उन्होंने वर्ण व्यवस्था का यहाँ विस्तार किया और वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था होती है और उस जाति व्यवस्था का विस्तार करके वर्ण और जाति को यहाँ विस्तृत किया। इसके पहले हमारी गण व्यवस्था में ये जाति और वर्ण व्यवस्था नहीं थी। गण व्यवस्था जाति विहीन, कर्म पर आधारित और कृषि कर्म पर आधारित और कृषि से जुड़े हुए जो जीवनोपयोगी तमाम सारे आवश्यक कार्य हैं उनके लिए लोग मिलकर के काम करते थे और कोई ऊंच नीच, भेदभाव, छूत अछूत जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो हमें अपने इतिहास को जानना इसलिए जरूरी है कि अगर हम अपने इतिहास को ठीक से जानेंगे और जो हमारी परंपरा पवित्र, समतावादी, एकतावादी रही है उसको हम पुनर्जीवित कर सके तो हम आने वाले समय में एक बहुत सुंदर भारत का निर्माण करेंगे जो पूरी दुनिया का कभी नेतृत्व करता था, कभी विश्व गुरु कहा जाता था, कभी
बुद्ध के विचारों के नाते, तीर्थंकर जैनियों के विचारों के नाते, हमारे देश का श्रमण संस्कृति का, जो द्रविड़ संस्कृति का जो इतिहास रहा है, उसका योगदान इस देश को सफलता और ऊंचाई के शिखरों पर ले जाने में बहुत अधिक रहा है। सिंधु घाटी की पूरी सभ्यता उसी संस्कृति की सभ्यता है। इन बातों को आज हमने विस्मृत कर दिया है। आइए हम इन सबका अध्ययन करें, आगे बढ़ें और अपने उस महागणपति और उस गण व्यवस्था, और आज भी भारत को जो व्यवस्था मिली है वह गणतंत्रीय व्यवस्था है। इस गणतंत्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमको गण को समझना पड़ेगा, और उसी व्यवस्था की तरफ, गण व्यवस्था में किसी तरह की जाति और धर्म वर्ण की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जो आपस में विभेद करती हो। तो हम फिर अपने गणतंत्र को सफल गणतंत्र बनाने के लिए आइए हम उस गण व्यवस्था, गणतंत्र, गणपति और महागणपति और गणपति बप्पा चंद्रगुप्त मौर्य, गणपति बप्पा अशोक मौर्य को हम फिर याद करें, जाने उनके श्रेष्ठ कार्यों को, उनके उत्कृष्ट कार्यों को हम फिर अपने आचरण में, अपने कर्म में उतारें और भारत फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। आज की बात बस यहीं तक। फिर अगले एपिसोड में, अगले बुलेटिन में, अगले वीडियो में हम आपसे फिर इस विषय को लेकर के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।